हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने सारी जो जनरल टर्मिनोलॉजीज वगैरह चीज़ें जो है वो ख़त्म किया था बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट सेशन के अंदर। ठीक है, आपके लेवल 1 के जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा वो होगा बेटा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा होगा बेटा एटॉमिक रेडियस, दूसरा होगा एटॉमिक रेडियस। तीसरा हो जाएगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिफ्थ हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं बेटा। इन पीरियोडिक, ये 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है बेटा। ठीक है, आज हम इन दोनों की बात करेंगे, जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस की, जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस की। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए एटॉमिक रेडियस, हेडिंग लगाइए व्हाट? एटॉमिक, नॉट एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? ध्यान से देखिए क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, कोई एटम है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कोई एटम है, लेट अस टेक हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी ऑर्बिट है बेटा। ये उसकी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, घूम रहा है बेटा, दिस वन। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई दूसरा एटम है, दैट इज द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। उसके अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड सेल में 2-3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, यस। ये क्या है बेटा? ये जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये जो है, ये है बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये है बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब बेटा क्या होता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है बेटा। ये सपोज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बेटा, और इसके अंदर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो वो n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे बेटा। ठीक है, तो उसको सपोज इसका एटॉमिक नंबर z है बेटा, तो इसके अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो उसको बेटा z जितना चार्ज लग रहा होगा बेटा, Ze जितना चार्ज लग रहा होगा। ये जो Ze माने उसको z प्रोटॉन्स खींच रहे होंगे, उसको कितने प्रोटॉन्स खींच रहे होंगे बेटा? Z प्रोटॉन्स खींच रहे होंगे अगर न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है। फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस है बेटा, तो हीलियम प्लस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, और प्लस है इसलिए इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन खींच रहे होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को पता लग रहा है कि उसको Z नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो खींच रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर मैं इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा बेटा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूंगा? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब उसका हम न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं कि उसको कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं बेटा। ठीक है, तो सपोज इसका भी एटॉमिक नंबर बेटा Z है, इसका भी एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे बेटा क्या है? दूसरे इलेक्ट्रॉन है, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे और साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे। इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या कहते हैं बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो फोर्स न्यूक्लियस के प्रोटॉन वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगा रहे हैं उससे कम फोर्स लगता है। तो उसके अंदर Z जो है,
Z नंबर ऑफ प्रोटॉन उसको खींच रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां पर उसको क्या लगेगा बेटा, कम फोर्स लगेगा। तो उसको जो Z लगना चाहिए, Z से उसको कम प्रोटॉन का फोर्स लगेगा, और उसी को क्या कहा जाता है बेटा, Z इफेक्टिव कहा जाता है, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सपोज इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स है बेटा, कितने प्रोटॉन्स है, 10 प्रोटॉन, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन का फोर्स लगना चाहिए, लेकिन बीच में बाकी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बाकी इलेक्ट्रॉन्स बीच में आने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो जो फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था वो फोर्स नहीं लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस फोर्स को स्क्रीन करेंगे, और इसी इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन बन जाती है, और वो स्क्रीन की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स नहीं लगता, उससे कम लगता है। तो जो 10 प्रोटॉन का फोर्स लगना चाहिए था, अब वो 10 का नहीं, 10 से कम प्रोटॉन का लगेगा। इसलिए बेटा बोलेंगे कि Z इफेक्टिव जो है वो Z से क्या होगा बेटा, कम होगा। Z इफेक्टिव जो है वो Z से क्या होगा बेटा, कम होगा। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं बेटा। ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन या एक शील्ड बना देते हैं, और वो शील्ड की वजह से जो बाहर का टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसका हम न्यूक्लियर चार्ज मेजर कर रहे हैं, जिसको हम पता लगा रहे हैं कि इसके ऊपर कितने प्रोटॉन का फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम प्रोटॉन का फोर्स लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है, और जो न्यूक्लियर चार्ज वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसे कहा जाता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो समझ में आ रहा है क्या। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेटा थियोरेटिकली हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या कहता है बेटा, स्लेटर्स रूल जो है वो कहता है बेटा Z इफेक्टिव माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। ये स्लेटर्स रूल है बेटा, ये स्लेटर्स रूल है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z इज द एटॉमिक नंबर, Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये जो Z है उसे कहा जाता है बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट कहा जाता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये जो है वो एटॉमिक नंबर। मतलब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बेटा सपोज न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, और बाहर वाले जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसका Z इफेक्टिव होगा बेटा Z माइनस सिग्मा। मतलब 10 माइनस सिग्मा की वैल्यू लेटेस्ट टेक 2.5 है, सिग्मा की वैल्यू लेटेस्ट टेक 2.5 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7.5 आ जाएगा Z इफेक्टिव। सिग्मा क्या है बेटा, स्लेटर्स कांस्टेंट या फिर इसे कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट। Z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 7.5 आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा, ये हाइपोथेटिकली सिग्मा की वैल्यू ली है, तो ये हाइपोथेटिकली सिग्मा की वैल्यू 2.5 अगर है, Z की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 2.5 7.5। मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको 10 प्रोटॉन खींच रहा है, लेकिन उसको फोर्स सिर्फ 7.5 प्रोटॉन्स का लग रहा है। क्या समझ आ रहा है, उसको खींच तो 10 प्रोटॉन्स रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो सिर्फ 7.5 प्रोटॉन्स का लगता है। 2.5 प्रोटॉन्स का फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया। इसको कहते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर सिग्मा की वैल्यू कैसे पता चलती है बेटा, उसके लिए सिग्मा की कैलकुलेशन की कुछ मेथड है स्लेटर्स रूल के ऊपर से, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए वो नहीं देखते हैं बेटा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं देखते हैं, ठीक है। इवन एडवांस में भी उसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, बट अगर हम कैलकुलेशन सीख लें तो वो थोड़ा फील आता है कि सिग्मा की वैल्यू कैसे वेरी करती है। मैं सीधा आपको उसका पीरियडिसिटी बताता हूँ बेटा। सिग्मा का पीरियडिसिटी मैं आपको बताता हूँ कि अलोंग दी पीरियड Z इफेक्टिव, अलोंग दी पीरियड Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड अलोंग दी ग्रुप जो Z इफेक्टिव है वो डिक्रीज होता है बेटा। क्या होता है,
डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होता है और क्यों इंक्रीज होता है? अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, अलोंग द ग्रुप डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड क्या होता है बेटा? जैसे हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए, अलोंग द पीरियड हम लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता होगा और वो सेम शेल में ऐड होता है। हमें पता है पीरियड नंबर ही जो है हमारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द शेल होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द शेल नंबर होता है। तो सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बेटा, और सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और उसी टाइम पे एक एक प्रोटॉन भी ऐड होता है। तो उसी वजह से बेटा सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है लेकिन प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, तो उतने ही डिस्टेंस पे ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन से नाइट्रोजन जाए, कार्बन में 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो बेटा सेकंड शेल में है। जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है बेटा? सेकंड शेल में, उसको 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं। नाइट्रोजन की बात करूँ तो 7 प्रोटॉन है, वो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो भी सेकंड शेल में। तो 7 लोग सेकंड शेल में खींच रहे हैं, 6 लोग सेकंड शेल में खींच रहे हैं। ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? 7 वाले में लगेगा। इसीलिए बेटा अलोंग दी पीरियड जो है वो क्या होता है बेटा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बट प्रोटॉन भी साथ साथ इंक्रीज होता है, इसलिए जेड इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा बढ़ता है बेटा। अलोंग दी ग्रुप अगर मैं बात करूं तो आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओ, नई शेल ऐड होती जाती है बेटा, NS1 NS2 NS3 NS4 NS5। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसलिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो खींचने की टेंडेंसी है, खींचने का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा बेटा। इसलिए अलोंग दी ग्रुप जो है वो जेड इफेक्टिव क्या होता है? डिक्रीज होता है बेटा। ये याद रखेंगे बेटा, ये बहुत जगह काम में आने वाला है। अलोंग दी पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, अलोंग दी ग्रुप जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, ये हम बाकी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में यूज करेंगे बेटा। ये हम बाकी, देखो मैं समझा रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, ये सेकंड शेल। अब देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा बेटा। एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। ये सपोज यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बेटा, 4 हो गए। अब इसका मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर टोटल कितने, इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो टोटल 5 प्रोटॉन है। यहाँ पर बेटा 6 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इसका जो है 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेकंड शेल का सेम होगा, यहाँ पर भी सेकंड शेल का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर 5 लोग खींच रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग खींच रहे हैं बेटा? 6 लोग। तो ज़्यादा फोर्स कौन लगाएंगे? 6 लोग वाले। इसलिए बेटा जेड इफेक्टिव जो है अलोंग दी पीरियड इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ऐसा करे बेटा, अगर ऐसा करे कि शेल ही नया आ गया तो देख लो बेटा, तो देख लो यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम होगा, बिकॉज डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो है वो क्या होता है बेटा? जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो अलोंग दी पीरियड लेफ्ट टू राइट, अलोंग दी पीरियड लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। एंड अलोंग दी ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम। सर आपने तो यहाँ बोला कि डिक्रीज होता है। हाँ बेटा, ये जो है थोड़ा वेरिएशन देता है, वेरिएशन दिखाता है, ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन S&P ब्लॉक में वो सेम रहता है बेटा। S&P ब्लॉक में क्या रहता है? रिमेन्स सेम रहता है बेटा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स सेम। ये जो जेड इफेक्टिव है अलोंग दी ग्रुप टॉप टू बॉटम जो है वो जनरली क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता है। और हाँ, वो डी ब्लॉक में ऐसा दिखाता भी है बेटा, 3D to 4D to 5D जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो है वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि S&P ब्लॉक में, तो स्लेटर रूल के कैलकुलेशन से हम प्रूव कर सकते हैं बेटा कि वो जो है वो रिमेन सेम रहता है। आप फर्स्ट ग्रुप के आप जब निकालोगे स्लेटर रूल के कैलकुलेशन तो उसमें आपको पता चलेगा सबके अंदर 2.2 वैल्यू आती है जेड इफेक्टिव की। ठीक है, तो वो रिमेन सेम आता है बेटा। ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बट ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो याद रखने वाली बातें क्या?
along the period z effective increases, along the group z effective remains same। जहाँ पर भी अगर MCQ आ गया कि along the group z effective क्या होता है तो आप लिखेंगे remains same, क्योंकि वो जनरल बात करेगा S&P ब्लॉक की, तो उस टाइम पे ये जो है हम लिखेंगे remains same। डिक्रीजेस नहीं लिखेंगे बेटा, डिक्रीजेस नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिक्रीजेस जो है वो नहीं लिखेंगे। ये कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिखाता अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिखाता, कभी चेंज होता है और कभी सेम रहता है, लेकिन जनरल S&P ब्लॉक में क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, ठीक है। इसलिए अगर जनरल स्टेटमेंट पूछा जाए तो अलॉन्ग द ग्रुप z इफेक्टिव रिमेन्स सेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, z इफेक्टिव रिमेन्स सेम। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, एटम की रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, एटम की रेडियस। कोई एटम होता है उसकी रेडियस, हाइड्रोजन एटम है तो उसकी रेडियस क्या है, उसकी जो लेंथ है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की, वो क्या है, वो होता है एटॉमिक रेडियस बेटा। एटॉमिक रेडियस जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज एटम कभी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में क्या हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है, नेचर में क्या हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता। वो तो कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 मॉलिक्यूल में। इसलिए हम फ्री एटम की रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्री एटम, वी कैन ओनली फाइंड atomic radius in combined state। हम सिर्फ कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या रहता है उसका एटॉमिक रेडियस, उसका डिस्टेंस क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यही H2 मॉलिक्यूल है, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, कोवैलेंट, मतलब हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अगर बेटा मेरे को ये डिस्टेंस पता हो जाए जो बॉन्ड लेंथ होता है, तो बॉन्ड लेंथ हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा अगर डिस्टेंस d है तो उसकी थोड़ी बहुत रफ रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, उसका हाफ हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा बेटा, d/2। और इसी को बेटा कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस। क्या कहा जाता है, कोवैलेंट रेडियस। दो बॉन्डेड एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज द बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो तो वो क्या हो जाता है बेटा, कोवैलेंट रेडियस हो जाता है। टाइप ऑफ रेडियस की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रेडियस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया दैट इज द कोवैलेंट रेडियस। दूसरा होता है बेटा वांडरवाल रेडियस। क्या होता है, वांडरवाल रेडियस। तीसरा होता है बेटा मेटालिक रेडियस। और चौथा होता है बेटा आयोनिक रेडियस। आगे बढ़ते हैं सब बता देता हूं क्या होते हैं। कोवैलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं बेटा, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है ए और बी कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, उनका बॉन्ड लेंथ, उनका जो है वो बॉन्ड लेंथ और जिसको मैं कहूंगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, इसके और इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, वही तो बॉन्ड लेंथ है बेटा। और उसको बोला मैंने बेटा DAB, उसको क्या बोला DAB, तो ये जो है वो DAB। अब बेटा ये जो है कि सपोज ये दोनों सेम एटम है, ये दोनों क्या है, सेम एटम है A2 मॉलिक्यूल, तो ये जो DAB है वो क्या हो जाएगा बेटा, DAA हो जाएगा, DAA, ठीक है, DAA। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ A, कोवैलेंट रेडियस ऑफ A दैट इज
आर कोवेलेंट इज इक्वल टू डी ए ए डिवाइड बाई 2। क्या हो जाएगा बेटा? डी ए ए डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर दो अलग अलग एटम्स आ जाए, ए और बी, तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला हो जाता है। तो उस टाइम पे डी ए ए जो आपका डी ए बी जो होता है, दैट इज द डी ए बी, उसका फॉर्मूला जो है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए बेटा, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो उस टाइम पे बेटा, उस टाइम पे डी ए बी जो आपका हो जाता है वो हो जाता है बेटा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ऐसा एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा। ज़्यादा काम का नहीं है बेटा, कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ज़्यादा काम का नहीं है, पूछा नहीं जाता है। हेनरी स्कोमेकर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है ये। डी ए बी जो है आपका इस फॉर्मूला से दिया जाता है। आर ए क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे डी ए ए बाई 2, आर बी क्या हो जाएगा? डी बी बी बाई 2 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। ये जो आपका है वो डी ए बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का वैल्यू देता है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का वैल्यू देता है, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं है खास हमारे लिए, ठीक है। हमें तो ट्रेंड पूछे जाते हैं बेटा, हमें तो क्या पूछे जाता है? ट्रेंड पूछे जाता है। तो ये हुआ कोवेलेंट रेडियस। फिर मैं बात करूँ बेटा वान डेर वाल रेडियस। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में वान डेर वाल फोर्सेस पढ़ लिए हैं तो आपको वान डेर वाल वर्ड पता होगा। जिनको नहीं पता है तो वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स जो होता है वो होता है बेटा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि सपोज हीलियम जैसा एटम है जो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो क्या उसका आप कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उसने कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाया। लेकिन हीलियम एटम है, वो दूसरे हीलियम एटम के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, और दिस टाइप ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वान डेर वाल फोर्स। तो बेटा ये एक वान डेर वाल इंटरेक्शन हो गया। इसका डिस्टेंस अगर मैं मेजर कर लूँ तो डेट इज द डी एच ई, मतलब 2 एच ई एटम का बीच का डिस्टेंस। और बेटा इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो जो रेडियस मेरे को मिलेगी, वो मिलेगी बेटा वान डेर वाल रेडियस। वो क्या मिलेगी बेटा? वान डेर वाल रेडियस। ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस डिस्टेंस का हाफ किया मैंने, इस डिस्टेंस का हाफ किया, तो क्या ये एग्जैक्ट रेडियस मिल रही है? ए की एग्जैक्ट रेडियस तो कितनी है बेटा? इतनी है। तो ये एग्जैक्ट से थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है बेटा, कोवेलेंट रेडियस जो है वो एक्चुअल रेडियस से क्या होती है? ज़्यादा होती है बेटा। एक्चुअल रेडियस जो है, एक्चुअल रेडियस उससे कम होती है, कोवेलेंट रेडियस जो है। ओके। जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, यस दिस वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह मर्जिंग से बनता है बेटा। 2 एटम जो है वो मर्ज हो जाते हैं बेटा, ए और ए। ये डिस्टेंस जो है दैट इज द डी ए ए, ये डिस्टेंस इज द डी ए ए। अब इसका हाफ करो बेटा तो ये मिलेगा। अच्छा, एक्चुअल रेडियस कितना है ए का? ये है बेटा, एक्चुअल रेडियस कितना है ए का? ये वाला है। इसका हाफ तो एक्चुअल से क्या है? कम है। तो कोवेलेंट रेडियस जो होता है बेटा वो एक्चुअल से क्या होता है? कम होता है। कोवेलेंट रेडियस है वो एक्चुअल से कैसा होता है बेटा? कम होता है। और अगर मैं बात करूं वान डेर वाल रेडियस की, तो वान डेर वाल रेडियस में ये जो डिस्टेंस है उसका आप हाफ लो, तो ये रहा उसका हाफ। तो ये हाफ तो एक्चुअल से कितना है बेटा? ज़्यादा है। तो आर एक्चुअल इज लेस देन आर वान डेर वाल रेडियस। तो बेटा यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस एंड एक्चुअल रेडियस इज लेस देन वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस की मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा एरर है, बिकॉज ये जो है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रेडियस इज कॉल्ड बेटा वान डेर वाल रेडियस। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस की बात करते हैं बेटा। मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है बेटा मेटालिक रेडियस में।
इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का एक सी होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैटायंस होते हैं। फॉर एग्जांपल Na+ है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वो सोडियम प्लस बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के सी में, फ्री इलेक्ट्रॉन के सी में Na+ एटम जो है वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं बेटा। इसे क्रिस्टल लैटाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्रिस्टल लैटाइस। ठीक, क्रिस्टल लैटाइस होता है। तो ये जो क्रिस्टल लैटाइस है, इसके अंदर एटम्स ऐसे परफेक्टली जो है फिट रहते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो मेटालिक रेडियस का डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस dm। तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? dm डिवाइड बाई 2। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है दिस वन, ये dm डिवाइड बाई 2, ये dm डिवाइड बाई 2, ये और एक्चुअल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक्चुअल रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेटालिक रेडियस। एक्चुअल रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेटालिक रेडियस। तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है बेटा? सपोज कोई एक एटम के लिए आप तीनों टाइप की रेडियस फाइंड करिए। कोई एटम के लिए आप तीनों टाइप की रेडियस फाइंड करिए, तो क्या उसका ऑर्डर आ जाएगा बेटा? आर कोवेलेंट इज लेस देन आर एक्चुअल विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर मेटालिक विच इज लेस देन आर वांडरवाल। वांडरवाल रेडियस में बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन है, मेटालिक रेडियस में कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, और कोवेलेंट रेडियस में बहुत ज़्यादा ही वो नज़दीक है, इसलिए उसके अंदर कम वैल्यू आती है। तो ये ट्रेंड जो है वो रहता है बेटा, कोवेलेंट रेडियस सबसे कम, एक्चुअल रेडियस थोड़ी सिमिलर मेटालिक के साथ, और वांडरवाल रेडियस की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। आयोनिक रेडियस क्या होता है बेटा? आयोनिक रेडियस की अगर मैं बात करूँ, आयोनिक रेडियस मेरे पास है Na, उसमें से बन गया Na+ एंड इलेक्ट्रॉन, Na+ एंड एक इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ Na एंड रेडियस ऑफ Na+, ये जो है दैट इज द आयोनिक रेडियस, और ये जो है वो है एटॉमिक रेडियस। क्या है बेटा? आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये RNA और ये RNA+, क्योंकि ये आयन है, Na+ क्या है? एक आयन है, तो ये आयोनिक रेडियस और ये एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा कि सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 11 होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 होंगे। लेकिन जब ये Na+ बन जाता है तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने रह जाते हैं? वो तो 11 ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं बेटा? 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ज़्यादा कौन खींचेगा बेटा? Na+ में, क्योंकि 11 जो है वो प्रोटॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए बेटा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक होंगे बेटा, इसका Z इफेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका Z इफेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक होंगे तो एटम की शेल जो है वो कंप्रेस हो जाएगी बेटा, मतलब एटम की रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव आयन की रेडियस न्यूट्रल वाले से हमेशा क्या रहती है बेटा? कम रहती है। पॉजिटिव आयन की रेडियस न्यूट्रल वाले से हमेशा क्या रहती है बेटा? कम रहती है। ऑन दी अदर हैंड में अगर बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बेटा, Cl में से बना Cl माइनस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसमें क्या होगा? क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके अंदर 17 प्रोटॉन है एंड 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन माइनस की अगर मैं बात करूं, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया है, प्रोटॉन तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो जाएंगे बेटा 18। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ज़्यादा Z इफेक्टिव किसका होगा बेटा? इसका Z इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बेटा। इसका रिलेटिवली ज़्यादा होगा। इसका रिलेटिवली Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो उसका रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो Cl का रेडियस जो है वो Cl माइनस से कम होता है। Cl का रेडियस जो है वो Cl माइनस से क्या होता है बेटा?
कम होता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो इससे हम एक जनरल ट्रेंड ऐसा बता सकते हैं कि फॉर द सेम एटम, ionic radius of cation is less than ionic radius of neutral atom, atomic radius, and is less than ionic radius of anion। ठीक है, मतलब बेटा H प्लस का रेडियस जो है वो H से कम होगा और H माइनस से भी कम होगा H का रेडियस। तो ये ट्रेंड फॉलो करेगा बेटा, ये ट्रेंड फॉलो करेगा। ऐसे टाइप के रेडियस को क्या कहा जाता है बेटा? आयोनिक रेडियस कहा जाता है। ऐसे टाइप के रेडियस को क्या कहा जाता है बेटा? आयोनिक रेडियस कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज जो है वो हम यहीं तक रखते हैं बेटा। एटॉमिक रेडियस हमने देखा और जेड इफेक्टिव देखा। नेक्स्ट क्लास में इसके ट्रेंड देखेंगे और उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।